एक समय था जब इंसान के लिए धरती पूरी दुनिया थी। कोई सीमा नहीं, कोई शहर नहीं, कोई लाजा नहीं। भूख लगी तो शिकार किया, फल मिले तो तोड़े, और जब सब खत्म हुआ तो आगे बढ़ गया। लेकिन प्रकृति ने इंसान को चलना नहीं, रुकना सिखाया। बहती हुई नदियों के किनारे इंसान ने कुछ अलग देखा। हर साल वही पानी, और हर साल और ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच एक नई कहानी लिखी जा रही थी, और हजारों किलोमीटर दूर नील नदी भी इंसान को वही सबक दे रही थी। इंसान ने पहली बार भविष्य के बारे में सोचा। उसने बीज बोया और आसमान की तरफ देखा। अगर बारिश हुई तो जीवन मिलेगा, अगर नहीं हुई तो मौत। यहीं से डर और उम्मीद एक साथ पैदा हुए। धीरे धीरे लोग नदी के पास ही रहने लगे। अस्थाई पड़ाव स्थायी घर बन गए। मिट्टी से ईंटें बनी और ईंटों से शहर। अब इंसान सिर्फ जीवित नहीं था, वो व्यवस्थित हो रहा था। दिनों को गिना गया, मौसम पहचाने गए, और समय को नाम दिया गया। यहीं जन्म हुआ लिखावट का। पहले गिनती के लिए, फिर आदेश के लिए, और अंत में इतिहास के लिए। जहां ज्यादा अनाज था वहीं सत्ता इकट्ठा हुई। अगर इस वीडियो ने आपको ये एहसास दिलाया कि शहर पत्थरों से नहीं, पानी से जन्म लेते हैं, तो एक लाइक इन टिग्रिस, यूफ्रेट्स और नील नदियों के नाम पर जरूर कीजिए, जिन्होंने कभी मानव सभ्यताओं का पालन पोषण किया था। अब चलते हैं मेसोपोटामिया की ओर। मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ये दो नदियां थीं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। आज का क्षेत्र, आधुनिक इराक और कुछ हिस्से सीरिया, तुर्की और ईरान, ये सब मेसोपोटामिया के हिस्से हैं। यहीं पर दुनिया की पहली ज्ञात सभ्यता पैदा हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता लगभग 10,000 बीसीई से 500 बीसीई तक फैली रही। मुख्य चरण: सुमेरियन सिविलाइजेशन सबसे पुरानी, एक्काडियन एम्पायर, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, एसीरियन एम्पायर। मेसोपोटामिया ने दुनिया को दिए उरुक, पहला बड़ा शहर; उर, व्यापार और संस्कृति का केंद्र; बेबीलोन, कानून और वास्तुकला का प्रतीक; निनवे, एसीरियन साम्राज्य की राजधानी। ये शहर नदी किनारे बसे, दीवारों से घिरे और योजनाबद्ध थे। यहां इंसान ने पहली बार खेती को व्यवस्थित किया, सिंचाई, कैनाल्स बनाई, अनाज जमा करना सीखा। मुख्य फसलें गेहूं, जौ, खजूर। खेती ने भूख तो मिटाई, लेकिन सत्ता और असमानता भी लाई। मेसोपोटामिया ने दिया क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, यानी मिट्टी की तख्तियों पर लिखा जाता था। शुरुआत में गिनती और व्यापार के लिए, बाद में कानून, कहानी और धर्म के लिए। इतिहास लिखने की शुरुआत यहीं से हुई। हम्मुराबी का कानून, दुनिया का सबसे पुराना लिखित कानून। आंख के बदले आंख का सिद्धांत, समाज में वर्गों के हिसाब से न्याय। इससे पता चलता है कि समाज कितना कठोर लेकिन संगठित था। मेसोपोटामिया के लोग पॉलीथियस्टिक थे, कई देवता, हर शहर का अलग देवता। जिगुराट, यानी सीढ़ीनुमा विशाल मंदिर, धार्मिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र, देवताओं और शासकों का संबंध दिखाता था। मेसोपोटामिया ने दिया 60 आधारित गणित प्रणाली, जो आज भी समय में है। कैलेंडर, खगोल विज्ञान, पहिया, नाव और व्यापार मार्ग। आधुनिक दुनिया की नींव यहीं रखी गई। लगातार युद्ध, नदी की दिशा बदलना, सूखा, आंतरिक विद्रोह, इन सब ने मिलकर मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को धीरे धीरे गिरा दिया। अब चलते हैं मिस्र यानी इजिप्ट की धरती पर। मिस्र यानी इजिप्ट स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। इसके उत्तर में भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन सी, पूर्व में लाल सागर यानी रेड सी, दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया है। लेकिन एक खास बात, मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप में आता है। इसलिए मिस्र को कहा जाता है अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाला देश। अगर एक लाइन में मिस्र को समझना हो तो नील के बिना
मिस्र सिर्फ रेगिस्तान होता। नील नदी दक्षिण से उत्तर बहती है, इसके किनारे ही खेती संभव हुई, शहर बसे, सभ्यता पनपी। मिस्र की 90% से ज्यादा आबादी आज भी नील नदी के आसपास रहती है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता की शुरुआत लगभग 3100 बीसीई में और अंत लगभग 30 बीसीई क्लियोपैट्रा की मृत्यु में। ये सभ्यता लगभग 3000 साल से ज्यादा चली, जो इसे इतिहास की सबसे स्थिर सभ्यताओं में से एक बनाती है। मिस्र में गीजा का महान पिरामिड दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है। 4500 साल बाद भी खड़ा, बिना आधुनिक मशीनों के बना। ये सवाल आज भी खुला है, इतनी सटीक इंजीनियरिंग कैसे? मिस्र में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता था और मिस्र के लोग अपने राजा फराओ को अपना देवता मानते थे। फराओ का आदेश ही कानून होता था। सत्ता, धर्म और सेना सब एक ही व्यक्ति के हाथ में थे। मिस्रवासी मानते थे कि मौत अंत नहीं है, आत्मा यानी का और बा जीवित रहती है। इसलिए ममी बनाई जाती थी। कब्रों में खाना, सोना, नौकर तक रखे जाते थे। पिरामिड असल में राजाओं की कब्रें थीं। प्राचीन मिस्र की लिखावट हायरोग्लिफ्स यानी चित्रों के जरिए लिखना, धार्मिक, राजकीय और ऐतिहासिक उपयोग। रोजेटा स्टोन ने हमें आज मिस्र की भाषा समझने में मदद की। मिस्र ने हमें दिया 365 दिनों का कैलेंडर, ज्यामिति, चिकित्सा यानी सर्जरी के प्रमाण, खगोल विज्ञान। खेती और बाढ़ समझने के लिए उन्हें विज्ञान सीखना पड़ा। हर साल नील में बाढ़ आती थी और काली मिट्टी छोड़ जाती। इसे कहा जाता था केमित यानी काली भूमि। इसलिए मिस्र की सभ्यता लगभग बिना टूटे हजारों साल चली। आप क्या सोचते हैं? क्या नदियों ने इंसान को सभ्य बनाया या उसे शहरों में बांध दिया? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखिए। आपका जवाब इस कहानी का अगला अध्याय हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। चलते हैं टॉपिक पर। दुनिया में बहुत सी इमारतें हैं, लेकिन एक ऐसी दीवार है जो अंतरिक्ष से दिखने का दावा करती है, जिसने लाखों जिंदगियां निगल ली और जो सिर्फ ईंटों की नहीं, इंसानी हड्डियों की भी बनी है। आज हम बात करेंगे चीन की महान दीवार की। एक ऐसी संरचना जो सिर्फ दीवार नहीं, बल्कि डर, सत्ता, युद्ध और बलिदान की कहानी है। सवाल यह नहीं है कि दीवार कितनी लंबी है, सवाल यह है कि इसे बनाने की कीमत क्या थी। पहला सवाल, चीन की दीवार क्या है? चीन की महान दीवार को चीनी भाषा में कहा जाता है चांग चैंग, जिसका मतलब है लंबी दीवार। इसकी कुल लंबाई आधुनिक माप के अनुसार लगभग 21,196 किलोमीटर है। ये पहाड़, रेगिस्तान, नदियां और बर्फीले इलाके से होकर गुजरती है। ये दीवार किसी एक सीधी लाइन में नहीं, बल्कि ड्रैगन की तरह बल खाती हुई फैली है। इसकी चौड़ाई इतनी है कि एक समय 5 से 6 घोड़े साथ साथ दौड़ सकते थे। अब दूसरा सवाल, आखिर दीवार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आज से लगभग 2600 साल पहले चीन छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर से आते थे खूंखार घुमंतु कबीले। वे खेती नहीं करते थे, शहर नहीं बसाते थे, सीधे हमला करते थे। चीन के राजा डरते थे। इस डर से जन्म हुआ दीवार का विचार। शुरुआत में हर राज्य ने अपनी अपनी छोटी दीवार बनाई। अब तीसरा सवाल, चीन का पहला सम्राट कौन था जिसके मन में डर इतना बैठ गया था कि उसने सभी छोटी छोटी दीवारों को जोड़कर एक विशाल दीवार बनाने का फैसला किया? वो पहला सम्राट था किन शी हुआंग। उसने कहा, ये छोटी दीवारें नहीं, मुझे एक ऐसी दीवार चाहिए जो दुश्मन को हमेशा के लिए रोक दे। उसने सभी दीवारों को जोड़ने का आदेश दिया, लेकिन सवाल है, किस कीमत पर? अब अगला सवाल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने वाले मजदूर कौन थे? और इस दीवार को कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्यों? मजदूर थे किसान, सैनिक, अपराधी, युद्धबंदी। अनुमान 10 से 20 लाख लोग इस निर्माण में मरे।
भूख, ठंड, पत्थर उठाते उठाते मौत। इतिहासकार कहते हैं, जो मर गया उसे वहीं दीवार में दबा दिया गया। इसीलिए इसे कहा जाता है द लॉन्गेस्ट सेमेट्री ऑन अर्थ। ये दीवार कैसे बनाई गई? इसे बनाने के लिए कोई मशीन नहीं, कोई क्रेन नहीं, कोई आधुनिक तकनीक नहीं, केवल मिट्टी, पत्थर, चूना और चावल का पानी राइस मॉर्टर से। हाँ, चिपकाने के लिए चावल के स्टार्च का इस्तेमाल हुआ, जो आज भी कई जगह कंक्रीट से ज्यादा मजबूत है। क्या दीवार ने सच में चीन को बचाया? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या दीवार कामयाब रही? सच तो यह है कि कई बार दीवार को कूदकर पार किया गया, कई बार दरवाजे खोल दिए गए, कई बार अंदर से ही गद्दारी हुई। मंगोल शासक चंगेज खान दीवार के बावजूद चीन में घुस गया। तो सवाल, अगर दीवार दुश्मन को नहीं रोक पाई तो फिर ये बनी क्यों? वीडियो पर अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।